Now in physics we see a new chapter, chapter number 8, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन समझने से पहले देखो इसमें कुछ टर्म्स हमने जो यूज़ करेंगे हम आगे चल के, उनको शॉर्ट में या ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी क्या होती है। फिजिक्स में रिजिड बॉडी ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को रिजिड बोलते हैं जिसमें हम एक्सटर्नली कोई फोर्स लगाएं इस तरीके से, तो इसका शेप या वॉल्यूम चेंज ना हो, ऐसी किसी भी बॉडी को क्या बोलने लगते हैं फिर हम, रिजिड बॉडी कहलाती है। एक्सटर्नली फोर्स लगाने से, है ना, इसके वॉल्यूम में या शेप में चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे आप देखते हो रबड़ वगैरह की बॉल होती है, अगर उसमें आप फोर्स लगा देते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है और वॉल्यूम भी बदल जाएगा, है ना। अगर उसमें पानी भरा है और आपने प्रेस कर दिया तो पानी बाहर निकल जाता होगा, का मतलब है उसका वॉल्यूम बदल गया। भाई किसी बर्तन से पानी बाहर कब आता है, जब आप उसके वॉल्यूम से ज़्यादा पानी डाल दो उसमें। 1 लीटर के डब्बे में आप 5 लीटर पानी डालोगे तो 4 लीटर तो बह जाएगा ना बाहर। हाँ, तो ऐसी कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है जिस पर एक्सटर्नली फोर्स लगाने से उसके शेप या वॉल्यूम में कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी बॉडी को फिर हम रिजिड बॉडी बोलने लगते हैं। ठीक है, अब देखना, मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक रिजिड बॉडी ही है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नली फोर्स लगाने से ना तो इसका शेप चेंज हो रहा है और ना ही वॉल्यूम। अब जब कोई रिजिड बॉडी सेल्फ में से किसी एक्सिस के अराउंड, है ना, सर्कुलर मोशन करने लगती है, इसमें मैं यहां से एक पिन डाल दूं इस तरीके से आर पार और फिर इसको घुमाऊं, तो ये जो पिन है ये इसका एक एक्सिस है। कैसा एक्सिस है, जो इस बॉडी से आर पार गया है कहीं। मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है, इससे मैंने एक पिन ऐसी निकाल दी है, तो अब हम इसको जब हम सर्कुलर मोशन देते हैं इस एक्सिस के अराउंड, जब ये कोई बॉडी इस तरीके से घूमने लगती है, तो उस बॉडी की इस टाइप की मोशन को रोटेशनल मोशन बोलते हैं। क्लियर? अब देखना, रोटेशनल मोशन में जो चीजें आपको पता होनी चाहिए, थिंग्स टू रिमेंबर इन रोटेशनल मोशन। हाँ, तो पहली चीज जिनका यूज भी हम आके करेंगे जो, और आपको ध्यान भी रखना है, वो ये कि कोई भी रिजिड बॉडी जो है ना, हम इसको बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इन पार्टिकल्स के नंबर इनफाइनाइट होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल। जैसे आप पत्थर का टुकड़ा ही ले लो, तो पत्थर के टुकड़े को अगर हम छोटे छोटे टुकड़े करके निकालते जाएं तो एक ना एक दिन वो पत्थर का टुकड़ा जो है ख़त्म हो जाएगा, कंकड़ों में बदल जाएगा। का मतलब है वो पत्थर का टुकड़ा उन कंकड़ों का कॉम्बिनेशन था, तब तो उसमें चेंज हो गया वो, राइट। तो किसी भी रिजिड बॉडी को हम, हाँ, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। इन पार्टिकल्स के मास डिफरेंट होते ही हैं, लेकिन देखो एक चीज और भी है इसमें कि बहुत छोटे पार्टिकल हों, बहुत इतने 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 से कंकड़, तो आप देखो एक कंकड़ को किसी तराजू में तौलने की कोशिश करें, उसको हटा के दूसरा तौलने की कोशिश करें, तीसरा, तो आप देखोगे कि इन सब के मास लगभग एक जैसे ही है। स्मॉल पार्टिकल में मास को हम एक जैसा अज्यूम भी कर सकते हैं, मतलब M1, M2, M3 ये एक दूसरे के कैसे होते हैं लगभग। भाई आपने इतने इतने से छोटे छोटे टुकड़े निकाले हैं, तो अगर हम उनके मास की बात करें तो लगभग बराबर ही नहीं होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई 0.001 का आ रहा तो कोई 0.002 का ही आ रहा है, तो ये है तो नियरली इक्वल ही ना। ठीक है, और इनकी रेडियस मतलब एक्सिस से डिस्टेंस ये सबकी डिफरेंट होगी, R1, R2। क्लियर? फिर दूसरी चीज, तो कोई भी रिजिड बॉडी वास्तव में क्या है, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है। वी कैन अज्यूम इट दैट इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स। क्लियर? अब एक चीज और देखने वाली बात है कि ये बॉडी, रिजिड बॉडी जब रोटेशनल मोशन करेगी, तो मान लीजिए एक पार्टिकल की बात करें जो यहां है एक पार्टिकल,
तो आप देख रहे हो इस पार्टिकल बस को आप देखना, तो आपको दिखेगा कि ये पार्टिकल सर्किल में चल रहा है, सर्कुलर मोशन में है ये। तो इसकी मोशन देखोगे तो कैसी दिखेगी आपको, सर्कुलर। तो जब कोई रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसके जो है ना पार्टिकल्स हैं वो कौन सी मोशन कर रहे होते हैं, सर्कुलर मोशन में होते हैं। क्लियर? ये सेकंड पॉइंट जो हमको पता होना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट क्या है कि इन सभी पार्टिकलों का एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होती है। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हो आप। एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होती है, लेकिन आपने रिलेशन पढ़ा था कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस होती है। तो सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होगी। क्यों? क्योंकि जिस पूरी बॉडी ही एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है ना, तो सभी लोग एक ही स्पीड से घूमेंगे। बॉल के ऊपर मान लीजिए है ना, आपके पास फुटबॉल है, फुटबॉल पर एक कंकड़ चिपका हुआ है, तो जितनी स्पीड से फुटबॉल को आप रोटेट करोगे, कंकड़ भी उसी स्पीड से नहीं घूमेगा, कि अलग अलग होंगी दोनों की स्पीड, एक जैसी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी तो सभी पार्टिकल की सेम होती है, लेकिन आप देखो सभी पार्टिकलों की एक्सिस से डिस्टेंस डिफरेंट है। कोई कहीं है, कोई कहीं है ना। यहाँ जो पार्टिकल होगा वो इसके नियर होगा, यहाँ जो पार्टिकल होगा इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस डिफरेंट होंगी एक्सिस से, मतलब आर की वैल्यू बदलेगी, और आर बदलेगा तो उनका लीनियर वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि रोटेशनल मोशन में सभी पार्टिकल की ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी तो सेम होती है, लेकिन इनकी लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है। क्लियर? और जो भी पार्टिकल एक्सिस के ऊपर सिचुएटेड होंगे यहाँ, उनकी तो डिस्टेंस ही जीरो हो जाएगी फिर। तो ऐसे पार्टिकलों की लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो होती है। ये फोर्थ पॉइंट टू रिमेंबर भाई। तो ऐसे रोटेशनल मोशन में हमको 3-4 बातें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, इनका यूज़ कहीं पर भी किया जा सकता है। क्लियर? तो एक बार फिर से, पहला कि कोई भी रिजिड बॉडी इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंड है ना, व्हेन अ रिजिड बॉडी एग्जीक्यूट रोटेशनल मोशन इट्स कॉन्सिक्वेंट पार्टिकल्स है ना एग्जीक्यूट रोटेशनल सर्कुलर मोशन। थर्ड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल आर सेम बट देयर linear velocity is different. And the fourth one is the particle which lie on rotational axis. इसका नाम क्या होगा, rotational axis, है ना. Their linear velocity will be 0. Clear? तो this is now. तो देखो आप, जैसे आपने लीनियर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, वैसे ही इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन भी होते हैं, है ना. इसमें सीधी सी एक बात है कि जैसे आप बोलते थे क्या कि लेट अ पार्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u. तो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, क्योंकि वो एक लाइन में चल रहा था. अब कोई भी रिजिड बॉडी क्या होगी, रोटेट करेगी, तो हम बोलेंगे क्या लेट अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विथ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. रोटेट करने में कौन सी वेलोसिटी होती है, तो u का प्लेस ले लेगा ओमेगा 0. हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को आप a से शो करते थे, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से शो किया जाता है, तो a का प्लेस अल्फा ले लेगा रोटेशनल मोशन में. फाइनल वेलोसिटी वहाँ v यूज़ करते थे, यहाँ एक ही वर्ड होता है इसलिए ओमेगा यूज़ करेंगे हम v के प्लेस में. और सिंपल डिस्प्लेसमेंट को आप s से शो करते थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप सभी जानते हैं थीटा से शो किया जाता है. तो अगर इन अल्फ़ाबेट्स की जगह एंगुलर रोटेशनल मोशन में हम ये वर्ड यूज़ कर लें, इनिशियल वेलोसिटी की जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 0, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा,
तो आपको इक्वेशन ऑफ रोटेशन मोशन क्या देखने लगेगा भाई? फर्स्ट इक्वेशन होता था यस v इज इक्वल टू मतलब ओमेगा इज इक्वल टू u मतलब ओमेगा 0 प्लस ए टी मतलब अल्फा टी। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। इंटीग्रेशन मेथड से प्रूफ करने का तरीका वही जैसे आपने इस वाले को किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का प्रूफ और इसका प्रूफ बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगा इसका? s इज इक्वल टू मतलब थीटा इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये बन गया सेकेंड। इसका भी प्रूफ इंटीग्रेशन मेथड से या सिंपल मेथड से उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने ये वाले इक्वेशन किए थे लीनियर मोशन के। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये ओरिजिनल था। तो इसको रोटेशनल में लिखोगे तो क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एस की जगह थीटा 2 अल्फा थीटा। इसका भी प्रूफ इंटीग्रेशन मेथड से आपको उसी तरीके से करना है जैसे वहाँ किया था। तो इनके प्रूफ वैसे हो गए। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। तो न्यूटन के जो लीनियर मोशन के लॉ हैं वही रोटेशनल मोशन में भी लगते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, है ना। तो यहाँ पर रोटेशनल मोशन में देखिए आप, तो फोर्स नहीं, फोर्स का कपल लगता है। किसी भी चीज़ को रोटेट करना है तो आपको पेयर ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और कपल, फिजिक्स में कपल ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है कि दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के लगे। सपोज हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, है ना। ये पेन का ही मैंने शेप बना दिया है, ये पेन, इसको मेरे को रोटेट करना है तो इस पर कपल कैसे लगाना पड़ेगा आपको? तो इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्स लगे, है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? एक जैसा। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, एक ऊपर लग रहा है तो एक नीचे। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है ये अलग अलग होना चाहिए, एक ही लाइन में दोनों फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए। तो इफ टू इक्वल in magnitude but opposite forces act on an object such that their line of action is different, then ऐसा फोर्स का जो पेयर है उसको हम क्या बोलने लगते हैं? कपल ऑफ फोर्स। अगर ये डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हैं तो फिजिक्स में उसको कपल नहीं माना जाएगा। नॉर्मल भाषा में कपल मीन्स क्या? कोई भी दो जोड़े, राइट। लेकिन फोर्स के मामले में कपल क्या कहलाएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों का एक जैसा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये कपल कहलाएंगे। क्लियर? तो कपल ऑफ फोर्स का मतलब ये होता है। अब देखना, आपने जो ये लगाया कपल, तो आपने लगाया तो वास्तव में आपने क्या प्रोड्यूस किया? ये टॉर्क इसमें प्रोड्यूस कर दिया है। मूवमेंट ऑफ कपल बोल देते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ कपल। इसी का दूसरा नाम है क्या? टॉर्क, है ना। तो ये जो कपल था फोर्स का, टॉर्क को टाउ से शो करते हैं, ये टाउ है ग्रीक लेटर। हाँ, तो कपल के दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स ले लें आप, और ये दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली ए पी, मान लीजिए मैंने इसको शो किया है ए पी से, ये डिस्टेंस। हाँ, तो दोनों के कपल के दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और दोनों की लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट ऑफ कपल और टॉर्क, और इसको टाउ से शो करते हैं। तो सिंपल मोशन में जो फोर्स लगता है
वो रोटेशनल मोशन में आप टॉर्क प्रोड्यूस करते हो। मतलब फोर्स का प्लेस किस में चला जाएगा? टॉर्क में, रिप्लेस हो जाएगा टॉर्क से। तो अब अगर आप लॉज ऑफ रोटेशनल मोशन बोलते हैं तो क्या बोलेंगे भाई आप? पहला लॉ उधर था, है ना, कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी और रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगी। तो इसमें भी हम ये बोलेंगे कि कोई भी रिजिड बॉडी, है ना, रोटेशनल मोशन में है तो वो रोटेशनल मोशन में ही रहेगी, है ना, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नली कोई टॉर्क अप्लाई ना किया जाए। फोर्स की जगह टॉर्क बोल दो आप। लॉज ऑफ मोशन वही हैं जो वहाँ थे। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या था? फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी इट इज इक्वल टू द चेंज इन लीनियर रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को आप पी से शो करते थे। तो यहां हम बोलेंगे क्या? इसमें सेकेंड लॉ क्या बन जाएगा? टॉर्क अप्लाइड टू अ बॉडी इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से शो करते हैं। लीनियर मोमेंटम क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंट, लीनियर मोमेंटम। अब देखो, लीनियर मोमेंटम का मोमेंटम निकाल दें हम तो वो एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। मतलब किसी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम p और उस पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस मतलब r के प्रोडक्ट को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं और इसको l से शो करते हैं। तो L का फॉर्मूला क्या बनेगा? P मतलब m भी, m इंटू वी इंटू आर इज कॉल्ड क्या? एंगुलर मोमेंटम। इसको मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी बोल देते हैं। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। क्लियर? तो सेकेंड लॉ क्या बन जाएगा? टॉर्क अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम। और थर्ड लॉ था वहां पर क्या? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हम बोलेंगे एवरी टॉर्क हैज अपोजिट एंड इक्वल टॉर्क। ये थर्ड लॉ हो गया। क्लियर? तो ये सारी चीजें वैसे ही हैं। ओके, अनदर वर्ड सी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया की मीनिंग तो सेम ही है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी लॉ ऑफ मोशन में। इनर्शिया क्या होता है? ये टेंडेंसी होती है किसी भी बॉडी की जो अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स को क्या करती है? कोई भी बॉडी हमेशा अपोज करती है। अगर मोशन में है तो मोशन को रोकने के लिए जो भी फोर्स लगाया जाएगा उसको अपोज करेगी वो, और अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए जो भी फोर्स लगाया जाएगा उसको अपोज करेगी, है ना। तो सिमिलरली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया वहाँ सिंपल लीनियर मोशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में, कि कोई भी बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी जो कैपेबल है क्या रोटेशनल मोशन करने में, वो अपनी रोटेशनल स्टेट या स्टेट ऑफ रेस्ट में लगाए गए एक्सटर्नल टॉर्क का अपोज करती है। लीनियर मोशन में मोशन स्टेट का या रेस्ट स्टेट को अपोज करती है क्या? एक्सटर्नल फोर्स जो लगता है उसमें। तो इसमें क्या हम बोल देंगे? रोटेशनल मोशन में जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन ऑफ रोटेशन और पोजीशन ऑफ रेस्ट के अगेंस्ट जो भी फोर्स लगाया जाता है, जो भी टॉर्क लगाया जाता है, उसको अपोज करने की टेंडेंसी होती है। उस टेंडेंसी का नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? मैथमेटिकली आप देखें तो सपोज एक पार्टिकल है कोई छोटा सा जिसका मास है m, ठीक, और ये पार्टिकल रोटेशनल एक्सिस से r डिस्टेंस पर है। ये रोटेशनल एक्सिस हो गया किसी बॉडी का जिसके अराउंड वो बॉडी रोटेट कर रही है। तो आपने अब भी देखा था कि बॉडी जब रोटेट करती है तो उसके पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में रहते हैं। तो यहां पार्टिकल की बात हो रही है, एक पार्टिकल है p सपोज। क्लियर? तो किसी भी पार्टिकल के
मास मतलब m और उस पार्टिकल की रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये r के स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं और इसको I से शो करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ पार्टिकल टू एंड इट्स द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम रोटेशनल एक्सिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की बात हो रही है यहां, बॉडी का नहीं, है ना। अब देखो ये पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इसका फॉर्मूला है, आई से शो करते हैं इसको, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। क्लियर। अब हमको किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो सपोज एक रिजिड बॉडी है, शेप इसका कुछ भी हो सकता है, ऐसी मैंने एक रिजिड बॉडी बना दी, कोई भी शेप हो सकता है ना। और ये इससे जाने वाले एक एक्स वाई एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन एग्जीक्यूट कर रही है ये बॉडी, है ना, एक्सिस के अराउंड ऐसे ऐसे घूम रही है। क्लियर। हमको इसका क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, ठीक। तो लेट a body of mass capital M is rotating around a rotational axis xy। क्लियर। तो आपको मैंने अभी बताया था थिंग्स टू रिमेंबर में कि एवरी रिजिड बॉडी कैन बी अज्यूम्ड एज इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल पार्टिकल्स। हाँ, तो सपोज ऐसे ही ये पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1, m2, m3 एंड सो ऑन, और इनकी रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो रिस्पेक्टिवली r1, r2, r3, r4 एंड सो ऑन, ऐसे सबकी डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। ये हमने मान लिया। अब देखो हमको पूरी बॉडी का इनर्शिया फाइंड करना है। हमारे पास किसी पार्टिकल के इनर्शिया का फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर, अभी हमने देखा जो, और ये पूरी की पूरी रिजिड बॉडी कॉम्बिनेशन है इन पार्टिकल का। तो हम भी क्या करें, सभी पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, सभी का, और सबको आपस में ऐड कर दें तो पूरी बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। बॉडी किससे मिलके बनी है? हाँ, तो मैं सभी पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं सेपरेटली और सभी का ऐड कर दूं तो पूरी बॉडी का ना निकल आएगा, आ जाएगा। यही हम इस डेरिवेशन में करने वाले हैं भाई, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया क्या, लेट अस कंसीडर द रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ many small particles। हाँ, let their masses be m1, m2, m3 and so on। क्यों, बहुत सारे हैं ये इसलिए एंड सो ऑन, and their distance from rotational axis B, suppose R1, R2, R3 एंड so on, सबकी डिस्टेंसेस ये मान ली हमने। हाँ, तो ये बताओ सभी पार्टिकल का, देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दीज पार्टिकल, ये कितना होगा, सबका अलग अलग, पार्टिकल्स विल बी, यस, पहले पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर, स्मॉल m1 लगाना है भाई, है
ये फर्स्ट पार्टिकल का होगा, दूसरे का कितना होगा बताएं देख के, m2 इंटू r2 का स्क्वायर आएगा, थर्ड पार्टिकल का इसी तरीके से सभी पार्टिकल का ऐसा ही आता जाएगा। ठीक है, हमको पूरी बॉडी का निकालना है, तो देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, क्या था प्लान भाई, सभी का क्या कर दें अपन, ऐड कर दें, क्योंकि बॉडी सबके एडिशन से बनी है तो इनर्शिया भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, सभी का सम, ये पूरी बॉडी का हो जाएगा। क्लियर। अब इसी चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका देखो, सभी का सम तो समेशन ऑफ, मतलब प्लस हो गया भाई सबका, शॉर्ट में लिखते हैं, किन का समेशन ऑफ, m का और r के स्क्वायर का, ये और ये एक ही बात है, ये फुल सीरीज है, ये शॉर्ट है इसका। तो किसी बॉडी का इनर्शिया समेशन एम आर स्क्वायर और किसी पार्टिकल का सिर्फ एम आर स्क्वायर, फर्क देख लो भाई, बहुत जीरो मिलता है इन दो पॉइंट में लोगों को। हाँ, पूछता है बॉडी का लिखाते हैं ये, और पार्टिकल का पूछ रहा तो लिखा है ये। समेशन किस में आएगा, बॉडी में, पार्टिकल में समेशन नहीं होगा, फॉर्मूला एक जैसे, ध्यान रहेगा।